सम्मान। तो जब हम कर रहे थे, कल हमने किया था, तो जो क्राउन के रूल में चेंजेस हुए हैं, यानी आफ्टर 1857, यानी 1857 के बाद जो चेंजेस हुए हैं उनको हमने करना है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि वो लॉज वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। तो उसका वहाँ यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि आपको फिर डबल चीजें पढ़नी पड़ेंगी, फिर वहाँ भी पढ़ेंगे यहाँ पर भी। तो इससे अच्छा होता है मॉडर्न हिस्ट्री में हम करेंगे आफ्टर 1857। अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे संविधान का निर्माण, यानी कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ है। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स को एक प्रॉब्लम थी, उनको एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वो सोचते थे कि हम बहुत सुपीरियर हैं, और बाकी जो रेसेस हैं, मतलब उनको एक व्हाइट्समैन बर्डन होता है ना, व्हाइट्समैन बर्डन कभी सुना है? व्हाइट्समैन बर्डन है, व्हाइट्समैन बर्डन, हाँ। तो उनको एक कहते ना कि गलतफहमी थी कि हम ही सबसे ज्यादा सुपीरियर रेस है, हमारी जो नस्ल है वो सबसे ज्यादा सुपीरियर है पूरे विश्व में, और हम पर जिम्मा है सबको सुधारने का, यानी कि इंडियंस को भी सभ्य हम ही बनाएंगे, हम ही सिखाएंगे इनको कि इनको कैसे रूल करना है। तो उनको एक और कॉम्प्लेक्स था कि वो कहते थे कि इंडियंस अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। तो उस समय एक था लॉर्ड बर्किनहेड, उसने कहा था कि इंडियंस जो है भारतीय अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद नहीं बना सकते, कभी भी। बना सकते हैं तो बना के देख लो, हमारे से पहले, हमारे से अच्छा नहीं बना सकते, या हमारी हेल्प के बगैर नहीं बना सकते। तो उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन आप अपना नहीं बना सकते। तो उसी समय जो मोतीलाल नेहरू हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता हैं, उन्होंने 1927 में नेहरू रिपोर्ट रखी थी, जो पहला स्टेप था अपने इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो हम खुद से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। उसके लिए उसमें मैंने आपको बताया था कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो और बाकी लोग उस नेहरू रिपोर्ट के अगेंस्ट में थे, क्योंकि उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था डोमिनियन स्टेटस। अब उसमें उन्होंने लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट भी दिए थे, वोटिंग राइट्स भी दिए थे, सब कुछ उन्होंने लिखा था, लेकिन उन्होंने उसमें वर्ड डाल दिया था डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि आपका सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, लेकिन आपकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और कम्युनिकेशन जो है वो आपके हाथ में नहीं रहेगा, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही इसके अगेंस्ट में थे कि डोमिनियन स्टेटस के साथ हमें नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि हमारे जो भी वो है अफेयर्स, यानी कि कम्युनिकेशन हो, ट्रेड हो, डिफेंस हो, सब कुछ हम अपना अपने आप ही देखेंगे, हम किसी के हाथ में नहीं देंगे। तो इसी जो कड़ी है, इसी कड़ी में 1934 में एम एन रॉय है। तो आपने कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सुना होगा, सीपीआई सुना है? सीपीआई एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की देखो स्थापना याद रखना, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1920 में इसकी स्थापना हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी की, और इसके जो रिनाउंड नेता रहे हैं एम एन रॉय, उन्होंने सबसे पहले 1934 में इसका आइडिया दिया था संविधान सभा का, कि एक संविधान सभा जो है बननी चाहिए, उसमें मेंबर्स होने चाहिए, और वो डिसाइड करेंगे कि हमारी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए हम कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाए। फिर 1935 में कांग्रेस ने पहली बार, यानी कि आईएनसी ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी आधिकारिक रूप से, यानी आधिकारिक रूप से कि ऑफिशियली, पहले तो मीटिंग्स में बातें होती थी कि हम संविधान सभा बनाएंगे, लेकिन ऑफिशियली ब्रिटिशर्स के सामने जो डिमांड रखी वो 1935 में रखी। फिर इसी उसमें जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय बहुत कहते हैं ना कि यंग नेता थे, और कांग्रेस में जो है ये गांधी जी के फेवरेट भी रहे हैं, सभी को पता है। तो इन्होंने कांग्रेस में एक तरह से जो है रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते थे, मतलब इनके जो थॉट थे बहुत यंग थे। तो इन्होंने 1938 में कहा था कि संविधान सभा बनेगी, और उसके जो सदस्य होंगे वो वयस्क मताधिकार, यानी कि अडल्ट सफरेज के थ्रू चुने जाएंगे। अडल्ट सफरेज कुछ नहीं होता, बस 18 साल से ऊपर, यानी कि जो अडल्ट होंगे वही चुनेंगे, उसकी असेंबली के सदस्य इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा। तो इन्होंने ये बात कही थी, और उसके
बस तो फिर 1940 में जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स ने हमारी मांग स्वीकार कर ली, लेकिन वही डोमिनियन स्टेटस और उन बातों पर जो है हमारी बात नहीं बन पाती थी। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है वहां के कैबिनेट के मंत्री थे, तो वो भारत में ये प्रस्ताव लेकर आए क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन में भी कुछ बातें कही गई कि हम ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, लेकिन इस पे भी बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि बहुत सारी जो मांगे हैं हमारी इन्होंने नहीं मानी। फाइनली 1946 में, याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आए हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत है और पूछे बहुत जाते हैं, तो इसलिए कैबिनेट मिशन और क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो दोनों का याद रखना। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, जब ये फेल हो गया था, इसे लिंक करके याद रखना है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया था। जब क्रिप्स मिशन में हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जारी कर दिया था, चला दिया था, और गांधी जी को फिर अरेस्ट कर दिया था, यरवदा जेल में उन्हें बंद रखा था, और बाकी जो है जनता ने फिर ये आंदोलन संभाला था। जो सारे नेता थे उनको जेल करा दी गई, लेकिन जनता ने जो है ये आंदोलन संभाला था। कैबिनेट मिशन आया 1946 में, याद रखना। कैबिनेट मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट थे। अच्छा, कैबिनेट हम बार बार वर्ड सुन रहे हैं, कैबिनेट पता है किसी को कैबिनेट क्या होता है? संसद से तो संबंधित है, चलो क्लोज तो हो आप। कैबिनेट जो है, ऐसे याद रखना, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, है ना, हमने बताया ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15 मिनिस्टर होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब 15 से अधिक, उन्होंने कहा था कि 50% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो मिनिस्टर जो कि मुख्य जो पदभार है वो संभालते हैं, जैसे कि हमारे अमित शाह है, निर्मला सीतारमन, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। लेकिन कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? जो पीएम के सबसे करीब होते हैं, पीएम की कैबिनेट में, पीएम के आसपास, और ये ज्यादा नहीं होते, 8 से 10 मंत्री होते हैं। 8 से 10 मंत्री जो कैबिनेट के बहुत करीब होंगे, उनको कहते हैं कैबिनेट मंत्री। ये जो वर्ड आया है, ये किचन कैबिनेट से आया है। किचन कैबिनेट, किचन का कैबिनेट होता है ना, उसे कैबिनेट कहते हैं, जहाँ पे जगह जगह अलग अलग चीजें रखी रहती है, उसे कहते हैं ना कैबिनेट। तो उस कैबिनेट से ये वर्ड आया है। इसका मतलब है पीएम के जो बहुत खास मंत्री होंगे, जिनके पास बहुत जो कार्य होंगे, पदभार जो होंगे, जैसे कहते हैं पोर्टफोलियो, जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास होंगे, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। जैसे कि पीएम के अब करीब कौन कौन है, जैसे अब हम अपने नरेंद्र मोदी के हिसाब से ही लगाते हैं कौन कौन है। अमित शाह इनके कैबिनेट मंत्री है, निर्मला सीतारमन है, और राजनाथ सिंह है, और जो इनके आसपास हैं वो कैबिनेट मंत्री है। और ये ऐसे ही चूज नहीं होते, जिनको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पदभार देंगे वही इनके कैबिनेट मंत्री है। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री ज्यादा नहीं होते, बहुत कम संख्या में होते हैं, 8 से 10 मंत्री होते हैं। बाकी सब तो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये होंगे बस कैबिनेट मंत्री। तो ये याद रखना, कैबिनेट मंत्री, इसमें 3 मंत्री थे जो इन्होंने भारत भेजे थे संविधान निर्माण के प्रस्ताव को लेकर। ठीक है, लेकिन 1946 के बाद एक प्रॉब्लम भी आई थी। क्या प्रॉब्लम थी? संविधान सभा का गठन कर दिया गया था नवंबर में, लेकिन एक और समस्या भी तो थी हमारे यहाँ पर 1946 में। हाँ, मुस्लिम लीग जो है, ये संविधान सभा जब बन रही थी तब पार्टीशन नहीं हुआ था। 1946 में पार्टीशन नहीं हुआ था। पार्टीशन कब हुआ है? 47 में, है ना। तो 1946 में मुस्लिम लीग भी संविधान सभा का भाग थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने कंटिन्यूअसली पाकिस्तान की डिमांड करते करते इसमें से अलग हो गई थी। मुस्लिम लीग अलग हो गई थी। पहले मुस्लिम लीग भी इसका पार्ट थी। जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो मैंने बताया था कि लियाकत जो है मुस्लिम लीग से बिलोंग करते थे, तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। जब हमारी एंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो मुस्लिम लीग भी इसमें पार्टिसिपेट की थी, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग को कंटिन्यूअसली, क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड ये लोग कर रहे थे, तो ये लोग अलग हो गए थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि मुस्लिम लीग जो है ये सेपरेट हो गई। इसने मना कर दिया कि हम जी आपकी संविधान सभा का भाग नहीं बनना चाहते। ठीक है, तो मुस्लिम लीग अलग हो गई। अब बचे सिर्फ हमारे कांग्रेस के सदस्य। ठीक है,
तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। वो लोग नहीं आए बैठक में क्योंकि पाकिस्तान की डिमांड हो रही थी और उस समय गवर्नमेंट विलिंग नहीं थी इनको पाकिस्तान देने के लिए। वो तो फिर माउंटबेटन आए, उन्होंने एक प्लान बनाया कि ठीक है इतना इतना पार्ट इन्हें दे देते हैं, जहां जहां इनकी मेजोरिटी है वहां पर दे दिया जाता है और जहां माइनॉरिटी है वहां नहीं देंगे। तो इनकी पंजाब में, जो पंजाब अभी जो हमारा पंजाब है वो बहुत छोटा सा पंजाब है, जो मेजर पार्ट है जो जहाँ पे मुस्लिम्स भी रहते हैं वो जो पंजाब है वो, और कश्मीर वाला एरिया इन्होंने मांगा था, बलूचिस्तान वाला, सिंध वाला, जहां जहां इनकी मेजोरिटी थी वो एरिया इन्हें दे दिया, बांग्लादेश वाला, और बाकी एरिया इन्हें नहीं दिया था। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान में था, पार्टीशन का प्लान। ठीक है, उसके बाद इसकी 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई। तो इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये क्वेश्चन आराम से इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में जो अध्यक्ष बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष, वो कौन चुने गए थे? तो क्योंकि फ्रेंच में एक प्रैक्टिस है, फ्रेंच जो है, फ्रेंच गवर्नमेंट एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि उसमें सबसे जो सीनियर मोस्ट होते हैं ना, सबसे ज्यादा सीनियर हो जाते हैं जो एज में, उनको बनाया जाता है अध्यक्ष। तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा सीनियर जो एज जिनकी हो रही थी वो हो रही थी सच्चिदानंद सिन्हा की। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था क्योंकि हम फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे। फिर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी को याद रखना कि संविधान सभा के भी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी यही बने इसी संविधान सभा का पार्ट बन के। ठीक है, अब उसके साथ साथ आपको दो नाम और याद रखने हैं, डॉक्टर एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। तो एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी जो है, ये दो उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट चुने गए थे संविधान सभा के। तो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कभी कि संविधान सभा के दो जो उपाध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे, तो डॉक्टर एच सी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। फिर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नेहरू ने अपनी वो बातें सामने रखी कि हमें कैसा देश चाहिए, हमें कैसा देश चाहिए। तो उसमें जो जो बातें उन्होंने लिखी कि हमारी कंट्री कैसी रहेगी, एक सोशलिस्ट कंट्री रहेगी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी, एक रिपब्लिक रहेगा। तो वो सारी बातें जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने लिखी और यही हमारे प्रियम्बल का भी पार्ट है। मतलब जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया था, इसी का जो भाग है हमारी प्रस्तावना में है, जिसे हम आगे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने भी वाले हैं। जो सब जैसे ही कोई किताब स्टार्ट होती है तो आप पढ़ते हैं ना उसकी पहले प्रस्तावना, उसका इंट्रोडक्शन। तो हमारे संविधान का भी एक इंट्रोडक्शन है जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं या प्रियम्बल कहते हैं। प्रियम्बल में हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार लिखा हुआ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। तो वो जो प्रियम्बल है वो जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से सिमिलर है। लेकिन हमने प्रियम्बल ली कहाँ से है, हमारे यहाँ पर तो ब्रिटिशर्स के पास तो है ही नहीं, ब्रिटिशर्स का कॉन्स्टिट्यूशन तो लिखित ही नहीं था, है ना। तो हमने कहाँ से लिए, यूएस से, है ना। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का ही है। तो यूएस से ही हमने प्रियम्बल ली है। ठीक है, इसमें हम आगे जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो हम इसमें कुछ केसेस भी पढ़ेंगे कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, इस पर भी डिबेट रही है, केस हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट दिए हैं। तो प्रस्तावना पारित हुई और ये नेहरू जो है इनके ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से सिमिलर है। संविधान सभा की बैठक हुई, उसके बैठक के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और विधायिका जो है, जब भी लॉ मेकिंग की बॉडी, मतलब संविधान सभा जो है दो तरह से काम कर रही थी, एक तो संविधान सभा के तौर पर और एक लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, जैसे कि अब हमारी संसद है, संसद क्या करती है, लॉ भी तो बनाती है संसद। तो जब भी संविधान सभा की बैठक होती थी तब तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष होते थे, और जब इसकी लेजिस्लेटिव वाली बैठक होती थी यानी कि लॉ मेकिंग वाली जो बैठक होती थी, तब जीवी मावलंकर इसकी अध्यक्षता करते थे। तो इसमें दो नाम ये भी याद रखने हैं क्योंकि अगर पूछ लें कि संविधान सभा की बैठक होती थी तब कौन अध्यक्षता करता था, या विधायिका की जो बैठक होती थी उसमें कौन अध्यक्षता करता था, तो जीवी मावलंकर जो है ये विधायिका की बैठक में थे।
तो अब बन करके कब तैयार हुआ? देखो मैंने वन वन जो क्वेश्चन आते हैं ना, वन वर्ड टाइप के, उसी फॉर्मेट में लिखा है कि 26 नवंबर 1949 को यानी 1949 को संविधान निर्माण पूरा हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि हमारा भारत का संविधान बन करके कब तैयार हुआ? तो आपको बताना है 26 नवंबर 1949। डेट आपको पर्टिकुलर डेट याद रखनी है, क्योंकि मैंने कितनी बार ये बात दोहराई है शायद कि यूपीएसआई में जब मैंने पेपर देखा था तो उसको यूपीएसआई में हमारे में सीधे सीधे डेट क्वेश्चन, डेट था पूरा, मतलब आपको ईयर नहीं देते हैं। हम ये गलती करके जाते हैं, हम सोचते हैं कि ईयर याद रहेगा। उन्होंने डेट दे रखी थी और डेट दे के ये पूछा था कि वो था, और कौन सा था, अंबेडकर वाला क्वेश्चन था कि पूना पैक्ट अंबेडकर ने, डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट कब साइन किया था? और वो डेट थी पूरी 24 सितंबर 1932। तो वो 24 सितंबर 1932, आपको 1932 चारों ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन डेट अलग अलग थी। तो इसलिए प्रॉब्लम है कि 1932 केवल रट के नहीं जाना, पूरी डेट। तो इसलिए 26 नवंबर 1949। और इसमें आपको एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, 26 नवंबर को हम एक दिन भी मनाते हैं। क्या दिन बन गया आपको? 26 नवंबर को कौन सा दिन है? कौन सा दिन मनाते हैं? हम मनाते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाते हैं हम 26 नवंबर को। और इस बार जो 26 नवंबर को हमने मनाया 2023 में, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण हुआ था सुप्रीम कोर्ट में इसी दिन पर। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में है हमेशा 26 नवंबर को, प्रति वर्ष कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी एडअप आप कर लेना। फिर बनने में कितना टाइम लगा? तो बहुत टाइम लगा, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बनने में तो टाइम लगेगा ही। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में इसका पूरा निर्माण हुआ है। करीबन 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, क्योंकि भारत के लिए संविधान बना रहे हैं जहाँ पे हर 35 किलोमीटर के बाद क्या हो जाता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर इतनी सारी ट्राइब रहती हो, इतनी सारी जनजातियां रहती हो, इतनी सारी लैंग्वेजेस वाली कंट्री है, इतने सारे कल्चर वाली कंट्री है कि हमारे यहाँ पे अलग फेस्टिवल है, दूसरे के यहाँ पे अलग फेस्टिवल है ना। तो इतने सारी, मतलब इतनी जो ये वो है ना विविधता हमारी कंट्री में, उसको देखते हुए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो पूरे भारत को एक साथ लेकर के चले। तो 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई। तो क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकता है सीधा कि इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी। और एक और खास बात आपको याद हो, अब हमने कौन सा रिपब्लिक डे बनाया है? 76वां। ये 76 पूरे हो गए ना हमारे। जो गणतंत्र दिवस अभी हमने मनाया ये 76वां था ना, 76 साल पूरे हो गए। ठीक है, तो आप लगा लो 76 साल हमारे पूरे हो गए। कॉन्स्टिट्यूशन में छोटे छोटे अमेंडमेंट तो हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना स्थायी है अभी भी कि 76 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नहीं बदला। थोड़े बहुत अमेंडमेंट हुए, जैसे कहीं कोई गलती है तो वहां तो सुधार हो गया, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ है। ये भी बहुत खास बात है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं आप लोगों को श्रीलंका का एग्जाम्पल दूं, तो श्रीलंका में जो भी नई गवर्नमेंट आती है उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है। कोई भी गवर्नमेंट आई, पता नहीं 4-5 बार इनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया है, तकरीबन 4-5 बार से भी अधिक। अगर श्रीलंका में कोई और प्रेसिडेंट बन जाता है तो वो लॉ ही चेंज कर देता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देता है। लेकिन हमारी कंट्री ऐसी है कि हमारे यहाँ पर अभी 76 साल तक भी सेम कॉन्स्टिट्यूशन है, सिर्फ छोटे मोटे अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट के तौर पे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस कोटा, जीएसटी। जीएसटी तो लगाना था, जीएसटी के लिए बहुत सालों से मेहनत चल रही थी। जीएसटी इसलिए लगाना था क्योंकि जो टैक्स है हर चीज का अलग अलग हो रखा था और उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जीएसटी जो है अलग दूसरी कंट्रीज में भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जीएसटी है, न्यूजीलैंड में पहले से जीएसटी है, हमारी कंट्री में पहले से ही था। तो जीएसटी जब लागू किया गया तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ा। फिर उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस हो गया। अब ये महिला का आरक्षण का बिल आया है,
तो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो आरक्षण नहीं दिया गया महिलाओं को, उसमें लोकसभा के लिए लिखा नहीं है ना, लोकसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। लेकिन जब वो बिल लाएंगे, हाँ जी, जब वो बिल लाएंगे तो उनको वहां चेंज भी तो करना पड़ेगा, उस आर्टिकल में जहां पर नहीं लिखा है वहां वो ऐड करेंगे। तो अमेंडमेंट तो हुए हैं, संशोधन हुए हैं, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला गया, ये भी ये बात आपको याद रखनी है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हो गई और उसके बाद कुछ कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ये अन्य कुछ चेंजेस है। और 24 जनवरी को बहुत सारी चीजें हुई है, उनको डेट एक ही याद रखना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन अपनाया गया था। फिर राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, बताओ, वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखा है, हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान किसने लिखा, बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, राष्ट्रीय गान भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को हमारा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था, मतलब ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे इस समय, नहीं बने थे, नहीं बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं। 24 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति तो चुने गए थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे। कब बने थे, जब वहां पर जनरल इलेक्शन हो गए थे, ठीक है। 1951 में जो जनरल इलेक्शन हुए उनके बाद ही वो क्या बने थे, प्रधानमंत्री। फिर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है, सिर्फ आपको यही याद रखना है, कोई कमेटी आपको नहीं रखनी, जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाली कमेटी। इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, इनको याद रखना, ये इसके चेयरमैन थे यानी कि अध्यक्ष। बाकी के एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टी कृष्णमाचारी, तो ये सब सदस्य थे। और आपको इन सदस्यों के जो 6 7 के साथ है ना, इनके सबके नाम याद रखने, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शन में देते हैं कि कौन सा संविधान सभा का पार्ट नहीं है, इसमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं है, तो उसको आपको नाम देखने हैं। इसलिए आपको सभी, इसका एक शॉर्टकट है वो मैंने लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगी, इसका बहुत शॉर्टकट है, वो डीएनए करके कुछ है इनके नाम का, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम करेंगे कल संविधान की मुख्य विशेषताएं, ठीक है। तो आई होप